अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंजर्वेशन मेजर्स। इसमें हम देखेंगे कि हम एनवायरनमेंट को कंजर्व किस तरह कर सकते हैं, जो हम एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स काज कर रहे हैं उनको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। वी कैन हेल्प इन कंजर्वेशन बाय कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट को साफ़ रखें। उसके अलावा मैनेजिंग द यूज़ ऑफ अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज, जो अर्थ की नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज किया जाए कि फॉसिल फ्यूल को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह जो पानी है उसका इस्तेमाल किस तरह करना है, उसको क्लीन किस तरह करना है। एंड इसके अलावा जो थर्ड वन है दैट इज़ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। वाइल्ड लाइफ हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो तमाम प्लांट्स या एनिमल्स जिनको हम घरों में ग्रो नहीं करवा सकते, जो नेचर में फॉरेस्ट के अंदर जो है ग्रो करते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं, तो उनको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। एनिमल्स में फॉर एग्जांपल टाइगर्स आ जाते हैं, लाइन्स आ जाते हैं, तो ये सारे वाइल्ड लाइफ हैं। अब इसमें देखें कि हम किस तरह कंजर्वेशन कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपके पास पॉइंट है दैट इज़ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म की मदद से हम अपने एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिज़म इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो एनवायरनमेंट को मज़ीद साफ़ करने में क्या करें, हेल्प करें। जी, इसके बारे में देखिए, वी कैन मेक यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज टू प्रोवाइड एनवायरमेंटली फ्रेंडली और ग्रीन सॉल्यूशंस टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो पोल्यूशन कम करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, दिस इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। हम एग्जांपल एक आगे देखेंगे, तो एग्जांपल हमारे पास है कि सीवेज के पानी को किस तरह साफ़ किया जाता है। सीवेज क्या होता है, यूज्ड वाटर, मतलब जिस पानी को हम इस्तेमाल कर चुके हैं उस पानी को साफ़ किस तरह किया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में देखें, यूज्ड वाटर आर नॉर्मली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। जो पानी सीवेज का पानी होता है, गटरों का पानी होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो उस पानी को आस्ता आस्ता जो है उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, विच आर प्रेजेंट इन द यूज्ड वाटर। अब ये बैक्टीरिया यूज्ड वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर दिस नेचुरल साइकिल टेक्स टाइम। अब नेचुरली इस काम को होने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस काम का जो टाइम है उसको कम कर देंगे, ठीक है, इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देंगे ताकि पानी जल्दी साफ़ हो जाए। इन टाउन्स एंड सिटीज़ यूज्ड वाटर इज़ ट्रीटेड इन वाटर रिक्लेमेशन प्लांट्स। अब ये प्लांट लगाए जाते हैं जिसके अंदर जो यूज्ड वाटर है, सीवेज का पानी है, उसको साफ़ किया जाता है। इस प्लांट में सबसे पहले जो सीवेज का पानी होता है उसको डाला जाता है इनटू द प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इस टैंक में क्या होता है कि इस पानी, गंदे पानी के अंदर जो बड़ी बड़ी जो हैवी मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट होता है, वो सारा के सारा नीचे टैंक में बैठ जाता है और ऊपर से जो पानी है उसको सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि आपके पास जो यूज्ड वाटर होगा उसको चैनल किया जाता है इनटू रिक्लेमेशन प्लांट, और इस रिक्लेमेशन प्लांट का सबसे पहला जो हिस्सा है वो क्या है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। The heavy solids in the used water settle to the bottom of the tank and are removed as sludge, ठीक है। गारे की फॉर्म में इस पानी के अंदर से जो वेस्ट है वो टैंक के नीचे बैठ जाता है और फिर इसको गारे की फॉर्म में वहाँ से निकाल लिया जाता है। सेकंड आपके पास आता है जो पानी ऊपर से फिल्टर हुआ है, जिसको हमने अभी साफ़ किया थोड़ा सा, इस पानी को डाला जाता है इनटू द एरेशन टैंक। द पार्शली ट्रीटेड यूज्ड वाटर इज़ देन ड्रेन्ड इनटू द एरेशन टैंक, ठीक है। एरेशन टैंक में इस पानी के अंदर से हवा गुजारी जाती है एंड मिक्सड विद बैक्टीरिया, और इसके अंदर बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है। अब बैक्टीरिया क्या करता है, इस पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक जो प्ल्यूटेंट्स हैं, उनको डाइजेस्ट करना शुरू करता है। तो बैक्टीरिया जो हैं ये स्क्रीट करते हैं एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक प्ल्यूटेंट्स को, ठीक है, जो पानी के अंदर जो है वो होते हैं, और उससे पानी जो है वो हार्मलेस सब्सटेंसेस में जो है वो चेंज कर देते हैं। पानी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको तोड़ के ऐसे केमिकल में चेंज कर देते हैं जो अब हार्मलेस हैं, ठीक है, वो नुकसान नहीं पहुंचाते। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, थर्ड स्टेप है द लिक्विड फ्रॉम द एरेशन टैंक इज़ देन सेंट इनटू द फाइनल सेटलिंग टैंक। यहाँ से जो लिक्विड है उसको सेंड कर दिया जाता है इनटू द फाइनल सेटलिंग टैंक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रीटेड यूज्ड वाटर। इस पानी के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकाल दिया जाता है, ठीक है, और बाद में इसको जो है वो सी के अंदर डाल दिया जाता है। अब देखें इस स्टेप के अंदर सबसे पहले पानी को हमने एक टैंक में रखा, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। उस पानी में जो हैवी मटेरियल्स थे वो सारे के सारे टैंक के नीचे बैठ गए, ठीक है, उनको हमने गारे की फॉर्म में बाहर निकाल लिया। जो पानी ऊपर था उसको हमने डाला एरेशन टैंक में, इसमें पानी के अंदर हवा जो है वो उसको पास करवाया जाता है, और इसके साथ बैक्टीरिया को डाला गया। बैक्टीरिया ने क्या किया, पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर्स थे उनको ब्रेक डाउन करके जो लेस हार्मफुल हैं, ठीक है, या हार्मलेस केमिकल्स के अंदर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसके बाद पानी को दोबारा फाइनल सेटलिंग टैंक में डाला गया,
और इसके अंदर से जो बैक्टीरिया थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया एंड देन पानी को जो है वो समुंदर के अंदर डाल दिया गया। अभी जो गारा फर्स्ट स्टेप से निकला था स्लज, द स्लज रिमूव्ड फ्रॉम द सेटलिंग टैंक इज ट्रीटेड इन द एनारोबिक डाइजेस्टर। इस गारे को इन डाइजेस्टर्स के अंदर डाला जाता है जहाँ पर बैक्टीरिया एनारोबिक जो है वो एनारोबिकली इसको मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं और इसकी ब्रेक डाउन के नतीजे में जो गारा हमें मिलता है उसके अंदर से पानी को निकाला जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है, सूरज के अंदर जो है उसको ड्राई किया जाता है और बाद में उस गारे को एज अ सॉइल कंडीशनर, खाद के तौर पर हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यूँ सीवेज वाटर को हम क्लीन करते हैं और क्लीन करने के लिए हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी जो है वो किस में आता है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में जो है ये कंप्लीट आ जाते हैं जी। उसके बाद हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसमें हम देखेंगे कि हम फॉरेस्ट को किस तरह कंजर्व करते हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन इज़ द प्रिवेंशन ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड ट्री फॉलिंग्स, ठीक है। हम जो ट्री को जो कट करते हैं गैर ज़रूरी तौर पर या बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट करना, उसको क्या करना है, हमने रोकना है, कंजर्व करना है। फॉरेस्ट अ मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। एंड मॉडरेट द वेदर, ये हमारा जो मौसम होता है उसको भी जो है वो खुशगवार रखते हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं होने देते, रेन कास्ट करते हैं। एंड प्रोवाइड शेड एंड प्रोटेक्शन फॉर द सॉइल, तो ये सारा काम फॉरेस्ट का है, ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है कि टिम्बर जो इमारती लकड़ी होती है उसको हासिल करने के लिए जो दरख्त है उनको बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। तो ह्यूमन जो गवर्नमेंट है उसने वेरियस लॉज जो हैं वो बनाए हुए हैं। ये लॉज क्या करते हैं कि जो दरख्त है उसकी कटिंग डाउन को जो है वो लिमिट करते हैं कि जो छोटे दरख्त हैं उनको नहीं काटा जाएगा, जो बड़े दरख्त हैं उनको थोड़ा काटा जाएगा और एक ख़ास टाइम के बाद जो है उनको काटा जाएगा जिस ताकि वो दरख्त जो हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाएं, ठीक है। इसी तरह जहाँ से दरख्त जो है वो काटे जाते हैं वहाँ पर दोबारा न्यू जो है वो पौधे लगाए जाते हैं ताकि वो ट्रीज़ में चेंज हो जाएँ। तो दोबारा ट्रीज़ को प्लांट करना, दैट इज़ कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन। इसी तरह गवर्नमेंट ने जो है वो कंट्रीज़ के अंदर जो है वो डिफरेंट लॉज हैं वो उनको अप्लाई किया हुआ है। अब ये लॉज क्या करते हैं, लॉज दैट प्रोहिबिट ट्री फॉलिंग। अब ऐसे लॉ हैं जो ट्री फॉलिंग को क्या करते हैं, रोकते हैं, हंटिंग को जो है वो कंट्रोल करते हैं और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, ये कंट्रोल, ठीक है। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को तबाह कर सकती हैं, ठीक है, इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। फॉर एग्जांपल जो बकेट टिवा, ठीक है, नेचुरल रिजर्व है किसके अंदर, सिंगापुर के अंदर, प्रोवाइड अ सेफ होम फॉर ह्यूज कम्युनिटीज़ ऑफ फॉरेस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये जो नेचुरल रिजर्व एक एरिया बनाया गया सिंगापुर के अंदर, यहाँ पर बहुत से वाइल्ड लाइफ जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनको रखा गया और वहाँ पर उनका जो हंटिंग वगैरह है उसको प्रिवेंट किया गया ताकि उनको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके इन ऑर्गेनिजम्स को। अब द फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट लुक आफ्टर फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड इंश्योर दैट फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज आर ओबेड। तो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको ओबे करवाया जाए, ठीक है। तो लगातार वो उस पर चेक करते हैं। दे चेक द ट्रीज़ रेगुलरली ट्रीज़ को चेक करते हैं, ठीक है, उनके नंबर काउंट करते हैं। एंड हेल्प टू कंट्रोल इंसेक्ट्स एंड डिजीज़ दैट हार्म देम। तो ऐसे इंसेक्ट और डिजीज़ को जो है वो पहले से पता लगा लिया जाता है ताकि जो है प्लांट जो है वो उसकी डेथ ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो। साइंटिस्ट इन फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स कैरी आउट रिसर्च टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड मेक द फॉरेस्ट मोर प्रोडक्टिव। अब ये जो साइंटिस्ट यहाँ पर काम कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में, ये क्या करते हैं कि दरख्तों की क्वालिटी को भी चेक करते हैं, ठीक है, और ताकि उनको मज़ीद इम्प्रूव किया जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी। अगर कोई फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा फल दे रहा है तो उनकी फल की जो प्रोडक्शन है उसको क्या किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये काम भी जो है वो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट हैं वो करते हैं जी। उसके बाद हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ फिशिंग ग्राउंड्स। फिशिंग जो ग्राउंड हैं, जो एरियाज़ जहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा होती हैं उनको भी कंजर्व करने की ज़रूरत है। मेजर्स मस्ट बी टेकन टू एलिमिनेट द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड सीज़। सबसे पहले पोल्यूशन जो है रिवर और सीज़ की उसको ख़त्म करने के लिए इकदाम करने चाहिए। फिशिंग ग्राउंड्स और फिशरीज मस्ट आल्सो बी केयरफुली मैनेज टू प्रिवेंट ओवर फिशिंग एंड इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग। अब पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जब हम फ़िशिंग करते हैं तो उसके लिए कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने फ़िशिंग नेट्स के बारे में देखा था। अब वो कुछ तरीके ऐसे थे कि वो हर चीज़ जो उनके रास्ते में आती है उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड इनडिस्क्रिमिनेट फ़िशिंग, कि एक नेट है, उस नेट के अंदर बड़ी मछली भी फंस जाएगी, छोटी भी फंस जाएगी, तो ये जो है इनडिस्क्रिमिनेट फ़िशिंग में आता है। इसी तरह जो है वो ओवर फिशिंग के बहुत ज़्यादा फिशेज़ का शिकार करना, इसको भी क्या किया जाए, रोका जाए। अब इसको किस तरह किया जाएगा, दिस इज़ डन बाय बैनिंग द यूज़ ऑफ ड्रिफ्ट
नेट्स। ड्रिफ्ट नेट पीछे हमने देखा था कि एक जो जहाज़ होता है उसके वो समुंदर की सेंटर में जाकर या कहीं पर समुंदर के अंदर जाकर वहाँ से एक नेट को जो है वो समुंदर की सरफेस पे गिराया जाता है। देन जो जहाज़ है वो आगे आगे चलता है, जो बहरी जहाज़ है, और जो नेट है वो भी उसके साथ साथ जो है समुंदर की सरफेस के ऊपर जो है वो आगे क्रॉल करता है, आगे को चलता है, और जिसकी वजह से समुंदर की सरफेस के ऊपर जो समुंदर की गहराई में जो सरफेस है वहाँ पर जितने भी जानदार होंगे वो उस नेट के अंदर आ जाते हैं। तो ये ड्रिफ्ट नेट्स थे विच इनडिस्क्रिमिनेटली ट्रैप ऑल फॉर्म्स ऑफ मेरीन लाइफ। अब ये जो नेट्स थे ये हर ऑर्गेनिज्म को कुछ ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, चाहे उसमें छोटे ऑर्गेनिज्म हों, बड़े हों, कुछ भी हों, कोरल्स हों, ये सारे जो है वो इसमें फंस जाते हैं। यूजिंग नेट्स विद अ सर्टेन मैश साइज़, और ऐसा नेट यूज़ किया जाए जिसका साइज़ एक स्पेसिफिक हो ताकि बहुत छोटी मछलियाँ उसमें ना फंसें, जो नॉर्मल साइज़ की मछलियाँ हैं वो उसमें जो है वो कैच हों, सो दैट यंग फिशेज़ आर नॉट कॉट। रेगुलेटिंग द एंट्री ऑफ शिप्स इनटू द फिशिंग ग्राउंड, जहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वहाँ पर शिप्स की जो है वो नंबरिंग को कम कर दिया जाए कि एक टाइम में इतनी जो शिप्स हैं वो वहाँ पर जाकर मछलियाँ पकड़ सकती हैं। लिमिटिंग द पीरियड ऑफ फिशिंग इन फिशिंग ग्राउंड, ठीक है, और मछली पकड़ने का जो है वो टाइम फिक्स कर दिया जाए कि किस औकात में जो है वो आप फिशिंग कर सकते हो। बैनिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को पकड़ने से रोका जाए, बैन लगाया जाए। एनकरेजिंग द रेजिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ फिश इन हैचरीज़, और हैचरीज़ के अंदर जो प्रॉपर जो है फार्म्स होते हैं, फ़िश फार्म्स, वहाँ पर फ़िशेज़ को अरेंज करवाया जाए, वहाँ ग्रो करवाया जाए उन स्पीशीज़ को जो कौन सी हैं, एंडेंजर्ड हैं। एंड रिलीजिंग दैम इनटू फिशिंग ग्राउंड्स वेयर फिश पॉपुलेशन आर डिक्रीजिंग, तो वो फिशेज़ जो एंडेंजर्ड हैं उनको पहले अलहदा से फार्म में ग्रो करवाया जाए, बाद में उनको जो है वो उस एरिया में डाला जाए, उस समुद्रों में उनको भेज दिया जाए जहाँ पर फिशेज़ की कमी है, जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो यूँ भी हम फिशेज़ का जो नंबर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं।